नमस्कार साथियों, शिक्षक ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, कक्षा 9 से 12वीं तक की बुक्स जो हैं, वर्तमान सत्र में जो किताबें चल रही हैं, वो किताबों के पाठ गद्य और पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से एक पाठ को हम ले रहे हैं आज, जिस पाठ का नाम है सुमित्रा नंदन पंत है पाठ के लेखक, और पाठ का नाम है ग्राम श्री। ठीक है, ग्राम श्री कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। ग्राम श्री ये कविता है। तो ये पाठ है हमारा कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का। उस पाठ का मैं सुमित्रा नंदन पंत है उसके लेखक, उनके कवि परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है उनका परिचय। तो जन्म की अगर अपन बात करें तो सन 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। ठीक है, 1900 में, सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी, तो कौसानी गांव आप याद रखेंगे, कौसानी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम, बचपन का नाम था गोसाई दत्त। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1977 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, उन्होंने पद्य और गद्य में, यानी गद्य और पद्य दोनों में ही जो है, दोनों विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। बहुत सारे उन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं, कुछ नाटक और उपन्यास और कहानियां भी जो है उन्होंने लिखी हैं। उनके लेखन कार्य पे उनको पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उनको मिला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ये मुख्य रूप से छायावादी कवि हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ हैं। आपको पता है, छायावाद की जब अपन चर्चा करते हैं, छायावाद, तो छायावाद के 4 कवि या 4 स्तंभों की हम लोग बात करते हैं, जिनमें प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और चौथे हैं अपने पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों को छायावादी काव्य का एक तरह से 4 स्तंभ माने गए हैं। चारों छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रारंभ में छायावादी कवि थे, लेकिन छायावाद के बाद में प्रगतिवाद जैसे ही चलता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो इन्होंने बाद में जो लेखन किया है, बाद में जो काव्य लिखा है, वो प्रगतिवादी काव्य है। तो छायावाद मुख्य रूप से तो ये छायावादी कवि हैं, पर प्रगतिवादी काव्य भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलना भी कवि की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि जिस प्रकार से हमारे समाज में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से लोगों की जनमानस की सोच बदलती है, उसी प्रकार से कवि भी अपने काव्य में समाज की अनुभूतियों को, जनता की अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करता है। तो मुख्य रूप से तो ये छायावादी कवि हैं और प्रगतिवाद पर भी इन्होंने लिखा है। हम बात कर रहे थे पुरस्कारों की, तो इनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है ये 1960 में। एक बार इनको जानना जरूरी है कि ये कौन सी कृति पर इनको मिला है, परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया प्रश्न है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो मिला है, वो मिला है इनके काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर। कला और बूढ़ा चांद पर इनको जो है 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जैसा कि आपको पता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी जगत में, या कहें कि साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। तो इनको इस कृति पर यह पुरस्कार मिला है। चलिए देखिए, अब पाठ परिचय की हम लोग बात कर लेते हैं कि कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक में जो कविता इनकी ली गई है, उसका नाम है ग्राम श्री कविता, जो हमारे इस पाठ में संकलित है। सुमित्रा नंदन पंत की है। तो सीधे सीधे हो सकता है ऐसे भी प्रश्न पूछ लें कि ग्राम श्री कविता के कवि कौन है। तो इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। नाम से ही जैसा कि पता है, ग्राम श्री, श्री का मतलब होता है शोभा, शोभा यानी सुंदरता। इस कविता में इन्होंने गांव की शोभा या सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। इस कविता में भारतीय गांवों की जो प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि है, उसका बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। और जैसा कि आपको पता है, ग्रामीण परिवेश के रहने वाले आप लोग होंगे, और रहने वाले नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश से परिचित तो होंगे ही आप। तो किस प्रकार से उस ऋतु में, मतलब मुख्य रूप से वसंत ऋतु का यहाँ पे वर्णन किया गया है
मुख्य रूप से जो वर्णन है वो है वसंत ऋतु का वर्णन। ठीक है, वसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वसंत ऋतु में गांव में दूर दूर तक खेतों में हरी हरी फसल जो है छा जाती है, चारों तरफ हरियाली नजर आती है, पेड़ पौधों की डालियां एकदम फूलों से भर जाती हैं, लद जाती हैं, और चारों तरफ नदी के किनारे, क्योंकि ये उत्तराखंड के थे तो वहां पर नदी बहती थी, और नदी तट पर रंगीन रेत जो है रहती है। जल क्रीड़ा करते हुए बहुत सारे पक्षी, जैसे मुर्गाओ पक्षी है जो नदी के तट पर सोया रहता है, चकवा पक्षी है जो बार बार में पानी की सतह पर आकर के मछलियां पकड़ता है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पे किया है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रकृति पर आधारित कविता है, और इस कविता में बड़ा ही दृश्य बिंबों के माध्यम से उन्होंने बड़ा ही एकदम सजीव चित्रण यहाँ पर किया है। तो ग्राम्य प्रकृति या ग्रामीण परिवेश की सुंदरता का वर्णन इस कविता में मुख्य रूप से हुआ है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि श्री का मतलब होता है शोभा, वैसे श्री लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है। ठीक है, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं ना, लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है श्री, पर यहां ग्राम श्री का मतलब होता है गांव की समृद्धि, गांव की शोभा। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। देखिए, प्रारंभिक कुछ पंक्तियों में एक बार जरा पढ़ते हैं हम इसको। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर। अब देखिए, रुधिर तो लाल होता है, यहाँ पे हरित रुधिर बताया है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, नभ का चिर निर्मल नील फलक। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, कविता का प्रारंभ है। तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस कविता में मुख्य रूप से वसंत ऋतु का वर्णन है, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वसंत ऋतु में क्या क्या होने वाला होता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जितने भी पेड़ होते हैं वो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, तितलियां उन पर मंडराती रहती हैं, चारों तरफ फसल, चाहे वो किसी प्रकार की फसल हो, सब्जियां हो, वो भी जो है फल हो, सभी पेड़ जो है लद जाते हैं फलों से, फूलों से। इस प्रकार का वर्णन रहता है। तो पहली जो लाइन है वो कहती है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। तो सामान्य भाषा है एकदम कि चारों तरफ दूर दूर तक खेतों में हरियाली छाई हुई है, लेकिन उस हरियाली को इन्होंने मखमली हरियाली कहा है। तो ध्यान रखेंगे, हरियाली को कैसा बताया है? मखमली। तो यहां मखमली कहने का मतलब यह है कि कोमलता का भाव यहां पे छुपा हुआ है। कोमलता, मखमल कैसी दिखती है? एकदम कोमल दिखती है। तो वो हरियाली कोमल होती है, एकदम रूखी उबड़ खाबड़ नहीं, बहुत ही सुंदर हरियाली हमें नजर आती है, हमारी आंखों को वो अच्छी लगती है। तो यह मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें। रवि किसको कहते हैं? रवि कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य की किरणें उसमें हरियाली में लिपट जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हरी हरी हरियाली चारों तरफ, जैसे पेड़ पौधे वगैरह दिखाई देते हैं हरे रंग के, और उस पर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं, सूर्य की पीले रंग की जब किरणें पड़ती हैं या चांदनी जैसी जो किरणें पड़ती हैं, तो वो एक तरह से उस हरियाली में लिपट जाती हैं। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हरियाली है और कहाँ पर वो सूर्य की किरणें हैं। और दिखने में कैसी लगती है वो? चांदी की सी उजली जाली, यानी कि जैसे ही सूर्य की किरणें इन पेड़ों पर तिरछी हुई ऐसे पड़ती हैं, तो वह जो जालियां सी बन जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे चांदी की जाली बन गई है। क्या बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। तिनकों के हरे हरे तन पर, अब क्योंकि तिनके तो हरे ही होते हैं, हरे रंग के तिनके होते हैं। हिल हरित रुधिर है झलक रहा, यानी सूर्य की किरणों से जो हरे हरे पौधे हैं, पेड़ हैं या जो तिनके हैं, उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो एकदम चमकने लग जाता है। वहां पर जो हरे हरे पौधे हैं वो चमकने लग जाते हैं। कवि ने मानवीयकरण अलंकार, अब रुधिर तो सजीवों में बहता है, लेकिन यह तिनकों में जो रुधिर है, कहने का मतलब यह रुधिर है नहीं, पर वो तिनके हरे रंग के ऐसे लगते हैं कि जैसे उनमें बह रहा है क्या? हरे रंग का रुधिर झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल, श्यामल का मतलब होता है हरा। वैसे श्यामल का मतलब तो यहां पर काला होता है, श्याम यानी काला, लेकिन यह श्यामल का मतलब श्यामल भूतल जो है, क्योंकि हरियाली छाई हुई है चारों तरफ, तो यह हरियाली का जो भूतल है, हरा जो भूतल है चारों तरफ दिखा हुआ है, उस पर क्या झुका हुआ है? नभ, नभ यानी आकाश। नभ का चिर निर्मल नील फलक, फलक भी आकाश को कहते हैं, फलक भी
आकाश को कहते हैं नील, यानी नीले रंग का जो आकाश है, उस हरे हरे माहौल पर, उस हरियाली पर नीले रंग का जो आकाश है वो एकदम से झुका हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कवि ने यहाँ पर गांव में जो हरियाली होती है उसका बड़ा ही अति मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है कि खेतों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और सूर्य की जो सुबह का जो सूर्य होता है उस हरियाली पर जो अपनी किरणें डालता है तो उससे बहुत ही माहौल एकदम मनोहारी हो जाता है। वो वर्णन यहां पर कवि ने किया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, क्योंकि आपको पता है कि फसल जौ और गेहूं की फसल उन दिनों में होने लग जाती है। तो रोमांचित सी लगती, ठीक है, यहां उपमा अलंकार है। यहां अलंकार की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहां पर उपमा अलंकार है। अब रोमांच तो सजीवों में होता है, जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोमांचित होने का मतलब यार रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। कभी कह रहा है कि पृथ्वी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वसुधा के रोंगटे कैसे? कि जौ और गेहूं में जो बाली आई हुई है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी रोमांचित। और रोमांचित हम कब होते हैं? जब हमें कोई बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है तब हम रोमांचित हो जाते हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। किंकणियां होती है करधनी, महिलाएं जो पहनती हैं आभूषण वो करधनी होती है, किंकणी बोलते हैं। तो अरहर और सनई, सन और अरहर में, अरहर और सनई में सोने की जो एक तरह से वो फलियां होती हैं अरहर की और सनई की, उनमें जो बीज उनके बजने लगते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ने किंकणियां यानी करधनी पहन रखी है और वो किंकणी जो है वो एकदम घुंघरुओं जैसी आवाज की तरह बज रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। अब उस समय चारों तरफ पीली पीली सरसों भी होने लग जाती है और सरसों में जो एक तरह से जो फूल आते हैं, सरसों में सरसों के जो फूल आते हैं उनमें भीनी भीनी तैलाक्त यानी तेल से सनी हुई तैलाक्त गंध जो है उस सरसों में आने लग जाती है। आप देखना कभी सरसों के खेत में जाकर के, तो जैसे ही आप सरसों के खेतों में जाएंगे तो वहां भीनी भीनी तैलाक्त गंध आने लग जाएगी। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तीसी कहते हैं अलसी को, और अलसी का जो फूल होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। तो इस हरे हरे माहौल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, सरसों भी जो है खेतों में छाई हुई है और अरहर और सनई के पौधे भी वहां पर लगे हुए हैं। वो एकदम करधनी या किंकणी की तरह बज रहे हैं, घुंघरू की तरह। वहां सरसों में से तैलाक्त गंध आ रही है और वहीं बीच में जो है अलसी का पौधा भी लगा हुआ है, चारों तरफ अलसी लगी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि उस हरे हरे माहौल में से अलसी जो है झांक रही हो। अब अलसी कैसे झांकेगी? अब यह मानवीयकरण अलंकार भी है। देखिए उपमा अलंकार तो यहां जैसे रोमांचित सी लगती वसुधा, यहां उपमा अलंकार है, लेकिन यहां पर झांक रही, अब कोई मनुष्य तो है नहीं वो अलसी, फिर भी जब प्रकृति के उपमानों में, प्रकृति के उपादानों में, प्रकृति के प्रतीकों में जब मानव के गुणों का एक तरह से उसमें आरोप किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है। जब अपन अलंकार हमने पढ़े हैं तब हम इन चीजों को और भी देखेंगे वहां पर। तो ये मानवीकरण अलंकार है कि हरित धरा से झांक रही, यानी नीली अलसी का पौधा लगा हुआ है तो नीलम की जो कली है, नीले रंग की कली जो है अलसी के रूप में वो वहां से झांक रही है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर गेहूं और जौ, हरी हरी पृथ्वी पर गेहूं और जौ की बालियां आ रही हैं, सरसों भी चारों तरफ आई हुई है, ठीक है, और अलसी के पौधे भी लगे हुए हैं। देखिए अगला तीसरी पंक्ति है, ये इनकी तीसरा पैराग्राफ है। रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रिलमिल का मतलब होता है घुल मिल करके, घुल मिलकर। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। देखो मटर के पौधे भी, उस समय मटर के पौधे भी जो है फसल, मटर की फसल भी होती है। मखमली पेटियां सी लटकी छीमिया, छीमिया छिपाए बीज लड़ी। ये छीमिया होता है सेम फली,
सेम की फली या सेम फली को क्या कहा जाता है? छीमिया। यहाँ प्रश्न शब्दार्थ, ये कठिन शब्दार्थ हैं और हो सकता है परीक्षा में यदि पंक्ति देकर के छीमिया किसके लिए आया है ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मखमली पेटियों सी लटकी, छीमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। देखिए सामान्य वर्णन है, कहने का मतलब यह है कवि ने प्रकृति के बहुत ही सुंदरता का यहाँ पर बहुत मनोहारी वर्णन किया है। कवि ये कह रहा है कि रंग बिरंगे के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर में रंग बिरंगे के फूल आते हैं, ठीक है, लाल नीले पीले। तो रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल यानी घुल मिल करके चारों तरफ प्रकृति में रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं। हंस रही सखियां मटर खड़ी, वहां पर मटर भी जो है मटर के पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर फूल एक तरह से घुल मिल रहे हैं, चारों तरफ सुंदर फूल है। तो वहां पर मटर रूपी जो सखी है वो अपनी बाकी की सखियों को देख करके, रंग बिरंगे फूलों को देख करके हंस रही है, मानो हंस रही हो। मखमली पेटियां सी लटकी, छीमिया, सेम की फली एकदम सॉफ्ट होती है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई मखमली पेटियां। अब देखो मखमल जो है किस काम आती है? मखमली पेटियां बहुत ही जो महत्वपूर्ण या कीमती सामान रखने के लिए मखमली पेटियां, जो आपने महिलाओं के पास देखा होगा, उनके जो आभूषण होते हैं छोटे बड़े, उन आभूषणों को मखमल की थैलियों में रखा जाता है। तो मखमली पेटियों सी लटकी, छीमिया छिपाए बीज लड़ी, जैसे महिलाएं अपने आभूषणों को उनमें छुपा करके संभाल के रख देती हैं। तो ऐसे ही सेम की फलियों में, ये देखो सेम की, इस तरह सेम की फलियों में बीज आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं, सेम की फलियों में बीज आ रहे हैं, तो उनको छुपा करके जैसे वो मखमल की पेटियां जैसी लग रही हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। फिरती हैं रंग बिरंग की तितली, अब क्योंकि चारों तरफ फूल है तो रंग बिरंग की तितली भी उन फूलों पर फिर रही हैं, घूम रही हैं, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, है ना, घूम रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूल भी जो है फूले फिर रहे हैं, कहने का मतलब फूल भी खिल रहे हैं चारों तरफ। उड़ उड़ वृंतों से वृंत, वृंत होते हैं डंठल, एक यानी फूल, हवा जब चलती है हल्की फुल्की तो फूल जो है एक डंठल से दूसरे डंठल पर जाता हुआ सा लगता है। ये भी यहाँ पे भाव आता है कि जब एक तितली बार बार तितली कभी इस फूल पे कभी इस फूल पे जा रही है तो फूलों के रंग के साथ वो रंग बिरंगी तितलियां भी फूलों जैसी लग रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल एक डंठल से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ या डंठल पर जा रहा है क्या। तो ये बहुत ही मनोहारी वर्णन है। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। ग्रामश्री कविता पढ़ रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की, जिसमें गांव की शोभा या सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। और मुख्य रूप से कौन सी ऋतु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? वसंत ऋतु की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं वसंत ऋतु की। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र की तरु डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। देखो सारी की सारी सब्जियां, उस ऋतु में सारी सब्जियां जो आती हैं उन सभी सब्जियों के नाम कवि ने लिए। कहने का मतलब यह, कवि ये बता रहा है कि गांव का परिवेश कितना समृद्ध भी है, सुंदर तो है ही, हरियाली छाई हुई है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, सुंदरता के साथ साथ गांव की समृद्धि की भी यहां पर बात की है। तो यहां गांव की सुंदरता के साथ, गांव की सुंदरता के साथ गांव की सुंदरता के साथ समृद्धि का भी वर्णन यहां पे कवि ने किया है कि किस प्रकार से गांव जो है समृद्ध है, इतने धन धान्य से समृद्ध है। तो देखिए अब रजत स्वर्ण मंजरियों, रजत यानी चांदी, रजत का मतलब क्या होता है? चांदी, स्वर्ण यानी सोना, और ये मंजरियां, मंजरियां कहते हैं बोर को, जो बोर आता है ना पेड़ों में, आम्र तरु की डाली, बोर, ठीक है, जो सफेद सफेद कलर का, सोने चांदी जैसा सफेद पीले पीले कलर का जो मंजरी जिसको बोलते हैं, मंजरी या बोर बोलते हैं, क्योंकि आम के जो पेड़ हैं, आम की जो डालियां हैं
वो बोर से या मंजरियों से क्या हो गई हैं, लद गई हैं। कहने का मतलब ये है कि उस ऋतु में आम भी जो है फल देने की तैयारी करने लग गए हैं। झर रहे ढाक, ढाक पलाश को बोलते हैं, और पीपल के दल, अब देखिए यहां पर झर रहे ढाक पीपल के दल, उस समय यहां पर ढाक और पीपल के दल भी, पीपल के पेड़ों से भी जो है उनकी मंजरियां झरने यहां पर लग जाती हैं, उनके पत्ते भी थोड़े थोड़े झड़ने लग जाते हैं। हो उठी कोकिला मत वाली, आपको पता है वसंत ऋतु में कोयल भी जो है ऐसे माहौल को देख करके मदमस्त होकर के अपनी प्यारी धुन सुनाने लग जाती है। महके कटहल, अब देखिए कटहल की फसल भी उग रही है, महके यानी खुशबू आ रही है, कटहल की खुशबू आ रही है चारों तरफ से। मुकलित जामुन, मुकलित का मतलब होता है अधखुली, मुकलित का मतलब होता है अधखुली, यानी कि जामुन की जो पेड़ हैं उनमें जामुन आ रहे हैं, पर उनकी कलियां आ रही है, अभी पूरी तरह से जामुन आने नहीं लगे। मुकुलित जामुन यानी जामुन की जो कलियां हैं, अधखुली कलियां। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो छोटे छोटे झरबेरी होती है, छोटे छोटे बेर जो होते हैं झाड़ियों में, वो झरबेरी में भी जो है बेर आने लग गए हैं। फूले आड़ू, आड़ू नींबू दाड़िम, दाड़िम होता है अनार, आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन और मूली, इस तरह की सब्जियां भी जो है इस मौसम में चारों तरफ गांव के माहौल में हमें दिखाई देती हैं। चलिए अगली पंक्ति बहुत ही सुंदर वर्णन है, एकदम सामान्य भी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर इसके अंदर से जो सवाल आने वाले होते हैं परीक्षाओं में वो थोड़े से हो सकता है कठिन शब्दार्थों से पूछ लें, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस कविता से मैं कवि का मूल भाव क्या है। ग्रामश्री कविता दे दी, मूल भाव पूछ लेगा कभी, तो मूल भाव याद रखना है कि इसमें गांव की प्राकृतिक सुषमा सुंदरता या शोभा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है कि उस वसंत ऋतु में किस प्रकार से गांव में सुंदरता के साथ साथ समृद्धि का भी माहौल होता है। बस ये 4-5 लाइन है आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला देखिए कि पीले मीठे अमरूदों में, अब देखिए अमरूद की फसल भी आ रही है, अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, सामान्य सी बात है, लाल चित्ती वाले अमरूद हमें पसंद होते हैं, है ना, तो पीले और मीठे अमरूदों में लाल चित्तियां पड़ी हुई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर भी जो है, सुनहले और मधुर मीठे बेर जो है पक गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, अवली, अवली होता है आंवला, छोटे 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 आंवले जो होते हैं ना, अवली यानी आंवले, वो भी कैसे, छोटे छोटे आंवले जो है पेड़ों में आ गए हैं। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, पेड़ की डालियां जड़ गई हैं छोटे छोटे आंवलों से, यानी कि अमरूद भी आ रहे हैं, बेर भी आ रहे हैं और आंवले भी आ रहे हैं। लह लह पालक, मह मह धनिया, बहुत ही देशज शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ये कैसे शब्द है, देशज, लह लह मह मह, है ना, देशज शब्द है। इसका मतलब है कि चारों तरफ पालक की फसल भी लहला रही है। मह मह धनिया यानी धनिया महक रहा है, या मह मह का मतलब क्या है, महकना, खुशबू आ रही है, धनिया की बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की फली जो है चारों तरफ खेतों में छाई हुई है। मखमली टमाटर हुए लाल, लाल लाल टमाटर भी अब कैसे हो गए, मखमली, यानी मखमली वो अच्छे वाले टमाटर की बात करें, वो मोटे छिलके वाले जो मखमल जैसे टमाटर होते हैं वो भी खेतों में फैले हुए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, अब देखिए ये अच्छा शब्द है, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कहने का मतलब ये है कि जब पेड़ में, मिर्च का जो पेड़ है उसमें जब मिर्च लगती है ना, तो बिल्कुल ऐसे 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 एकदम ढेर सा बन जाता है, बहुत सारी मिर्चें एक साथ झुंड में लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि मिर्चों की थैली भरी हुई है। क्या, मिर्चों की बड़ी हरी, क्योंकि हरे रंग की मिर्च होती है और मिर्च ऐसे लगती हैं कि जैसे मिर्चों की थैली लटकी हुई है। कहने का मतलब बहुत सामान्य भाव है कि किस प्रकार से समृद्धि गांव में आई हुई है। तो यहाँ गांव की समृद्धि का वर्णन, गांव की समृद्धि का वर्णन कवि ने किया है। गांव की समृद्धि का वर्णन जो है कवि ने इन पंक्तियों में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, गिरते जल में सुरखाव पुलिन, सुरखाव पुलिन पर मग रोठी रहती सोई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं।
सामान्य भाषा में कवि ने अपने जो परिवेश था कवि का, क्योंकि कवि कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव के, तो उन्होंने ऐसा परिदृश्य देखा और उसी परिवेश का ही उन्होंने वर्णन किया है। इसीलिए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इनको, क्योंकि प्रकृति का बहुत ही मनोहारी वर्णन इन्होंने किया है। देखिए क्या कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित। अब बालू के सांप, भाई सांप बालू के होते हैं क्या? लेकिन ये कह रहे हैं कि गंगा के किनारे ये रहते थे, गंगा के किनारे का वर्णन कर रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, क्योंकि गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल नदी के किनारे वहां पे अनेक कलर की जो है रेत पड़ी हुई रहती है, विभिन्न कलर की, तो उसको सतरंगी रेती उन्होंने कहा है। और उस सतरंगी रेती में जब हवा चलती है तो बिल्कुल इस तरह के लहरदार वो बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह के लहरदार बन जाते हैं। तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि बालू यानी मिट्टी, बालू का मतलब मिट्टी, बालू रेत जो होती है ना, पतली बारीक रेत, उस रेत के सांप बन गए हैं क्या चारों तरफ। तो बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई। सरपत, सरपत होती है घास फूस जो होती है ना, घास फूस, घास फूस या जो छोटी खरपतवार टाइप जो होती है वो भी, क्योंकि गंगा के किनारे खूब सारी लगी रहती है। तो सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और वो तरबूजों की जो खेती है वो भी गंगा के किनारे, सबसे ज्यादा तरबूज जो होते हैं वो गंगा नदी के किनारे होते हैं, क्योंकि पानी बहुत चाहिए तरबूज के लिए। तो तरबूजों की खेती चारों तरफ सरपतवार खरपतवार की तरह छाई रहती है। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। देखिए अब उंगली की कंगी, हम लोग तो क्या करते हैं, कंगी करते हैं, लेकिन बगुले क्या करते हैं, बीच बीच में जब वहाँ किनारे, नदी के किनारे बैठे रहते हैं और उनकी खुजली चलती है तो बार बार उनका पैर जो है अपने सर पे आता है, वो कीड़े की वजह से खुजली चलती है उनकी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उंगली की कंगी से वो बगले अपनी कलंगी को संवार रहे हैं। क्या कलंगी मतलब सर पे उनके बगलों के वो बना रहता है, तो उस कलंगी को संवार रहे हैं क्या। गिरते जल में सुरखाव, सुरखाव कहते चकवा पक्षी को, चकवा या चक्रवाक, चकवा या चक्रवाक पक्षी होता है। गिरते जल में सुरखाव यानी वो चकवा पक्षी जो है वो बार बार में जल में गिर रहा है। पुलिन, पुलिन का मतलब होता है तट, पुलिन यानी नदी तट, इसको तट करेंगे, नदी का जो तट है उसको कहते हैं पुलिन। पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, ये मगरोठी भी एक प्रकार का पक्षी है, उसको मुर्गाव पक्षी या मुर्गावी पक्षी भी कहा जाता है, मुर्गाव या मुर्गावी, ठीक है। तो ये मुर्गाव या मुर्गावी पक्षी जो है वो इतना आलसी सा होता है कि नदी में जैसे कभी डूब जाता है, कुछ कीड़े मकोड़े खा लेता है और फिर बाद में जो है पुलिन यानी नदी के किनारे पर ही वो बैठा सोया हुआ अलसाया हुआ सा रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अंतिम ये पंक्ति है इसकी, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। ये अंतिम पंक्ति है इस कविता की। इस अंतिम पंक्ति में कवि ने बहुत ही सुंदर एक तरह से प्रतीक दिया है उस गांव को, मरकत डिब्बे सा खुला, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। उस जिस गांव की शोभा या सुंदरता का कवि वर्णन कर रहा है उसको उन्होंने मरकत, मरकत कौन होता है, मरकत होता है पन्ना, एक रत्न होता है पन्ना, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, हरा। तो हरे रंग का जो एक रत्न होता है मरकत डिब्बे सा खुला, यानी कवि ने उस पूरे गांव को पन्ने में, पन्ना बोला है कि मरकत डिब्बे सा खुला गांव, यानी पन्ना जैसे होता है हरा दिखता है और चमकदार दिखता है, ऐसा उसने कल्पना की है। तो अगर ये पूछा जाए कि मरकत डिब्बे सा खुला गांव क्यों कहा है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, मरकत होता है हरे रंग का पन्ना,
ठीक है। तो उस हरे रंग के पन्ने के कारण उस गांव को उन्होंने मरकत की श्रेणी या मरकत डिब्बे की तरह खुला हुआ गांव बताया है। ये पढ़ते हम पहले पंक्तियां कि हसमुख हरियाली हिम आतप। हिम का मतलब होता है बर्फ या ठंडा, और आतप का मतलब होता है धूप। तो हिम आतप का पूरे का मतलब हो गया एक तरह से सर्दी की धूप। क्या हो गया? सर्दी की धूप। अब आपको पता है सर्दियां जब पड़ती हैं तो सर्दियों में धूप बहुत ही अच्छी लगती है। हसमुख हरियाली हिम आतप। अब देखो वो चारों तरफ जो हरियाली है वो कैसी लग रही है? हसमुख लग रही है, यानी हरियाली चारों तरफ है वो। अब हरियाली हसमुख यानी हंसेगी कैसे? लेकिन कवि ने उस हरियाली को भी एक तरह से प्रतीक दे दिया, एक बिंब दे दिया कि जैसे हम खुशी के मारे हंसते हैं तो वो हरियाली भी कैसी लग रही है? हसमुख लग रही है। क्यों? क्योंकि सर्दी की धूप में जैसे ही हम लोग सर्दी की धूप लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा आनंद का हमें अनुभव होता है। सुख से अलसाए से सोए, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक। तारक होते तारे, तारक का मतलब तारे जो होते हैं ना, स्टार, स्वप्नों में से। अब देखो सर्दी की जब रात होती है, अंधेरी रात, तो ओस के कारण, ओस पड़ती है, उस ओस के कारण थोड़ी नमी सी हो जाती है माहौल में। तो भीगी अंधियाली में निशी, निशी होती है रात्रि, रात या रात्रि। तो रात्रि की उस अंधेरी रात्रि में जो भीगी यानी जो नमी सी दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि उस नमी की रात से तारक स्वप्नों में से खोए। वो तारे जब टिमटिमाते हैं धुंधले धुंधले से माहौल में, तो ऐसा लग रहा है कि वो कैसे हैं? स्वप्नों में खोए हुए हैं। क्या? तारे। सपनों में कौन खोया हुआ है? तारे। मरकत डिब्बे सा खुला गांव। कवि ने यहां पर उस रत्न से तुलना की है, मरकत यानी पन्ने से, कि मरकत डिब्बे जैसा खुला हुआ गांव लग रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। नीलम, नीलम का मतलब होता है नीला, और नभ यानी आकाश। नभ का मतलब होता है आकाश, क्योंकि उस मरकत डिब्बे जैसे गांव पर, हरे हरियाली वाले उस गांव पर नीला आकाश, नीलम, नीलम भी एक रत्न होता है। तो ऐसा लग रहा है पन्ना तो नीचे है और नीलम ऊपर है, तो नीलम जो है उस पे नभ जो है आकाश आच्छादित हो रहा है। निरूपम, निरूपम का मतलब है जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, उपमा रहित। हिमांत यानी सर्दियों का जब अंत होता है, मैं स्निग्ध शांत, जब सर्दियों का जब अंत हो जाता है तो बड़ा ही शांति का वातावरण हमें गांव में नजर आता है। निज शोभा से हरता जनमन, यानी जनता के मन को क्या कर लेता है? वो हर लेता है। तो वो गांव की शोभा जो है वो हमें इतना आनंदित कर देती है कि हमारे मन को जो है वो क्या कर लेती है? हर लेती है। हमें अच्छा लगता है कि हम उस आनंद, उस माहौल में रहें और उस आनंद को लें। तो इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत ने ग्राम श्री कविता में गांव की शोभा का बड़ा ही मनोहारी और वर्णन किया है, गांव की सुंदरता और समृद्धि का। चलिए यहाँ पे इतना ही है। परीक्षा की दृष्टि से इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।